अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ निसा बाय उमैमा शफ़ीक़ कुरैशी एपिसोड नंबर 5। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नावल आपको कैसा लग रहा है। साथ ही अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर करें। तो चलें हम इस नावल को आगे स्टार्ट करते हैं। दोपहर के वक्त वो ऑफिस से वापस आया था तो अनादिल साहिबा अपने मखसूस अंदाज में गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। चेंज करने के बाद वो उसके पास ही आकर लेट गया था। कुछ देर मोबाइल चलाने के बाद शायन ने सोने की कोशिश की थी, मगर उसकी आंखों से नींद को दूर थी। लिहाजा उसने दोबारा फ़ोन उठाकर मेल्स चेक करनी शुरू की थी। तकरीबन 2 घंटे गुजरने के बाद शायन को कुछ खटका था। अनादिल के वजूद ने बिल्कुल कोई हरकत ना की थी। वो अब भी उसी पोजीशन में सो रही थी जैसे 2 घंटे पहले। अनादिल, मोबाइल साइड पर रखे शायन ने उसे पुकारा था। बुलबुल। अब की बार उसने बाकायदा कंधा हिलाया था, मगर जवाब निरादर। उसे अब सही मानों में तशवीश हुई थी। बुलबुल उठो। अब वो मुसलसल उसका गाल थपथपा रहा था, मगर वो अब भी नहीं उठी थी। शायन के दिमाग ने एकदम ही काम करना छोड़ा था। अब वो कभी उसकी दिल की धड़कन चेक कर रहा था तो कभी उसकी सांसें। बुलबुल उठो ना। शायन ने उसे ज़ोर से झंझोड़ा था, मगर अनादिल के वजूद ने इंच बराबर भी हरकत ना की थी। शायन बहुत ज़्यादा बौखला गया था। उसने हड़बड़ाहट में पास पड़ा जग उठाया था। इरादा अनादिल के मुंह पर पानी के छींटे मारने का था, मगर जल्दबाजी में सारा जग ही उसके मुंह पर उलट गया था। वो फौरन हड़बड़ाकर उठी थी और उठते साथ ही उसने एक जन्नाटेदार थप्पड़ शायन के गाल पर रसीद किया था। 14 तो छोड़ो, उसके पूरे 36 तबक रोशन हो गए थे। यानी तुम खुद को। वो जो आंखें खोलने की सही करते सामने देखने की कोशिश कर रही थी, एकदम ही उसे जोरदार करंट लगा था। सामने अनाया नहीं शायान था, और ये उसका मायका नहीं ससुराल था। सारी नींद फौरन उड़न छू हुई थी। आंखें एकदम ही धुंधलाने लगी थी। लब आंसुओं को रोकने की सही करते कपकपा रहे थे, मगर आंसू अब कहाँ रुकने थे। वो अगले आधे घंटे तक बेतहाशा आंसू बहा चुकी थी। अब तो टिश्यू पेपर्स भी खत्म हो गए थे, मगर आंसुओं की नदियां अभी भी बह रही थी। अनादिल, अब बस भी कर दो। तुमने कौन सा जान कर मारा था। वो तसल्ली दे देकर थक गया था, मगर वो अब भी रोए चली जा रही थी। मैंने सच में जान कर नहीं किया। मैं नींद में थी, वरना मैं तुम पर हाथ उठाने का सोच भी नहीं सकती। टिश्यू से नाक रगड़ते वो हिचकियाँ ले लेकर उसे यकीन दहानी करवा रही थी। शायन ने एक आईब्रो उचकाकर ताज्जुब से उसके सुर्ख पड़ते चेहरे की जानिब देखा था। शायद तुम पहले भी कई बार मुझ पर हाथ उठा चुकी हो। बताने का मकसद उसे शर्मिंदा करना नहीं, बस चुप करवाना था। शायद रुखसती के बाद वह अपनी पहली आदत भूल बैठी थी। हाँ, तो अब की बात कुछ और है ना। अब तो तुम मेरे शौहर हो ना। तो पहले क्या मैं तुम्हारा शौहर नहीं था। पहले तो ज़बरदस्ती के शौहर थे, अब तो मर्ज़ी के शौहर होना। शायन तो उसकी मासूमियत पर अशश कर उठा था। इतनी मासूम बीवी तो उसे चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलनी थी। शायन, मैंने जहन्नम में नहीं जाना। तुम एक काम करो, तुम मुझे थप्पड़ मार लो। उसके करीब होते अनादिल ने उसका हाथ थामा था। शायन को इस वक्त पागल से भी कोई ऊपर की चीज़ लगी थी। तुम मुझे मार लो ना, बल्कि जितने थप्पड़ मैंने तुम्हें आज तक मारे हैं ना, तुम उन सब का हिसाब ले लो। लेकिन प्लीज़ ज़्यादा ज़ोर से मत मारना। अनादिल, तुम्हारा दिमाग ठीक है। उस तुरंत थप्पड़ खाने के बाद शायन को नाराज़ होना चाहिए था, मगर हाय उसकी किस्मत, उसे कहाँ ये मौका मिलने वाला था। मुझे नहीं पता, बस तुम मुझे मार दो। वो बज़िद थी। शायन हक्का बक्का रह गया था। वो उसे इस वक्त बहुत इमेच्योर लगी थी। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। शायन, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि मुझे थप्पड़ मारो तो मारो। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं मारूंगा तो नहीं मारूंगा। ऐसे कैसे नहीं मारोगे, मारना तो तुम्हें पड़ेगा। अनादिल उसका हाथ थामकर अपने गाल तक ले गई थी। मैं नहीं मारूंगा। शायन ने अपना हाथ पीछे हटाने की कोशिश की थी। तुम तो चाहते ही यही हो कि मैं जहन्नम की आग में जलूं, लेकिन मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगी। हम सारा हिसाब किताब दुनिया में ही करेंगे। वो अब मुसलसल उसका हाथ आगे लेकर जाने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो मुसलसल अपना हाथ पीछे ले जा रहा था। मुझे नहीं करना कोई हिसाब किताब। शायन ने झटका दिए अपना हाथ छुड़वाया था। नतीजतन अनादिल के हाथ की पुश्त बहुत ज़ोर से शायन के गाल की जीनत बनी थी। गाल पर हाथ रखे शायन ने बेयकीनी से अनादिल की जानिब देखा था, और बस वो ज़ब्त खोए बुरी तरह रोती थी। एक थप्पड़ का सदमा ही बहुत बड़ा था। ये तो दूसरा था।
शायन ने उस दिन को ही कोसा था जब वो पहली बार मिले थे। खैर अब इसका फ़ायदा ही क्या था, दूसरा थप्पड़ खाने के बाद भी मनाना तो उसे ही था। रात के तकरीबन 3 बजे वो गहरी नींद सो रहा था, मगर अनादिल की आंखों से तो मानो नींद ही उड़ गई थी। उन्हें उम्रा से वापस आए काफ़ी दिन गुजर गए थे और आज उसने अपने सरताज को 2 थप्पड़ दे मारे थे। उसे कैसे नींद आ सकती थी? उसने रश्क भरी निगाह से अपने पहलू में लेटे शौहर की जानिब देखा था। वो बेहद पुरसुकून अंदाज में सो रहा था। उसे क्या परेशानी होगी, ये तो अल्लाह ताला के सामने मासूम बन जाएगा और मेरी शिकायतें भी लगाएगा। जालिम तो मैं बनूंगी ना। उसकी आंखें एक बार फिर डबडबाई थी। अल्लाह जी, मैंने सच में जान कर नहीं मारा, पहले वाले भी जान कर नहीं मारे थे। आपको तो पता है ना कि मैं कुछ भी जान कर नहीं करती। उसने आंखों में उमड़ते आंसुओं को साफ करते कहा था। वो काफ़ी देर शायान को देखती रही थी, फिर उसका सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। उसने उसे झंझोड़ कर उठाया था। शायान, शायान उठो ना। क्या हुआ, क्या हुआ? वो हड़बड़ा कर उठा था। शायान, तुम मुझसे राज़ी तो हो ना? मंदी मंदी सी आंखों से शायान ने उस बेवकूफ़ को देखा था। चंद लम्हे तो उससे कुछ समझ ही नहीं आया था, फिर एकदम ही उसकी आंखों में बेबसी उतरी थी। वो कितनी गहरी नींद सो रहा था और अनादिल साहिबा कहाँ ये बर्दाश्त कर सकती थी। शायान ने गुस्से से पहले वॉल क्लॉक की जानिब देखा था और फिर अनादिल की जानिब। रात के 3 बजे अगर तुम मुझे नींद से उठाकर ये पूछोगी कि मैं तुमसे राज़ी हूँ या नहीं, तो मैं तुमसे बिल्कुल भी राज़ी नहीं हूँ। दांत कचलाते वो कंबल तान कर वापस लेट गया था, जबकि अनादिल की फिक्रों में मज़ीद इजाफा हुआ था। शायन, ऐसा मत कहो। जिन बीवियों के शौहर उनसे राज़ी नहीं होते ना, वो सीधा जहन्नम में लैंड करती है। अगर रात को मैं मर गई, फिर उसके जहन पर हर वक्त सिर्फ जन्नत और जहन्नम ही सवार रहते थे। यार तुम प्लीज़ चुपचाप सो जाओ। क्या मेरी अगली सारी नस्लें तुमसे राज़ी? कंबल से मुंह निकालते शायन ने उसके आगे हाथ जोड़े थे। अब अगर तुमने कुछ कहा तो फिर मैं तुमसे कभी राज़ी नहीं होऊंगा। फिर जाना सीधा जहन्नम। सुरखुमार आलूद आंखों से उसने अनादिल को धमकी दी थी और धमकी कारआमद भी साबित हुई थी। वो चुपचाप उसके साथ लेट गई थी। जहन्नम जाने के तस्वुर से ही उसका वजूद कांपने लगा था। वो शिकस्तखोर हालत में टूटी बिखरी अपने घर की दहलीज तक आई थी। देवरी से अंदर दाखिल होते ही वो ज़मीन पर बैठती चली गई थी। उसके जिस्म से जान मानो निकल चुकी थी। वो अपने माँ बाप की दहलीज पर आई थी, जहाँ शायद उसके लिए अब कोई जगह नहीं बची थी। हलीमा। सहन से गुजरते हुए फातिमा की नज़र दाखिली दरवाजे तक गई थी। भागकर हलीमा के पास आई थी। हलीमा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी ये हालत? हलीमा ने ज़ख्मी अंदाज में फातिमा की जानिब देखा था। उसकी आंखों में ज़मानों की थकान थी। उसका जिस्म ठंडा पड़ने लगा था। घर का मंजर अब धुंधलाने लगा था। पलकों का बोझ एकदम ही बढ़ गया था। उसकी दुनिया अब तारीक होती जा रही थी। फातिमा अब चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ें लगा रही थी, मगर वो अब ना तो कुछ सुन पा रही थी और ना देख पा रही थी। फिज़ाए बसीत में उनील को हद नज़र गुंबद की चारों तरफ से ज़मीन का अहाता किए हुए था। शाम के वक्त अंबर पर मानो सुर्ख घटाएं छाई हुई थी। इस खुले आंगन में जैसे हर सू वहशत थी। सहन के वसत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ लगा हुआ था, जिसकी खनकी भी आज माहौल में फैली गर्मी को कम नहीं करने से कासिर थी। खानदान के तमाम मर्द आज वहाँ पंचायत लगाए बैठे थे। कम उम्र नौजवान अपने बड़ों का एहतराम करते उसके पास ही सर झुकाए खड़े थे। खानदान के सरबराह, जो कि उम्र और रुतबे में सबसे बड़े थे, वो चारपाई पर इस्तराब की हालत में बैठे थे। चेहरे पर मौजूद झुर्रियाँ चीख चीख कर उनके ज़ईफ़पन का सबूत दे रहे थे। सफ़ेद दाढ़ी और माथे पर सजी मेहराब उनकी इस्लाम की तरफ अकीदत का मुँह बोलता सबूत थी। हर गुजरता लम्हा उन पर भारी होता जा रहा था। फैसले का इख्तियार उनके पास था, मगर क्या वो सही फैसला ले सकेंगी, ये असल सवाल था। अंदर जनान खाने में ख्वातीन का ग्रोह बैठा था। सबके चेहरों पर ही तशवीश के आसार थे। उनमें से एक तकरीबन 22 साला लड़की निढाल सी हालत में कुर्सी पर बैठी हुई आंसू बहा रही थी। उसके एक कंधे पर उसकी माँ का हाथ था तो दूसरे कंधे पर उसकी बहन का, मगर आज उसे अपनी माँ और बहन के हौसले के बजाय अपने बाप के सही फैसले का इंतज़ार था। उसका बाप जो ख़ानदान का सरबराह था, औरतों की राय को किसी भी खाते में न लाने वाला मर्द, अपनी बेटियों को हिकारत की निगाह से देखने वाला मर्द। न जाने क्यों उसे यकीन था कि कम अज़ कम आज तो फैसला उसके हक़ में होगा। उसका बाप उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, वो उसकी ढाल बनेगा। अगर आज ईमान टूट जाता तो वो जीते जी मर जाती, मगर शायद वो तो पहले ही मर चुकी थी। हाँ, ऐसा ही था। जो सितम उस पर ढाए जा चुके थे, उसके बाद वो एक चलती फिरती लाश बन चुकी थी।
बाहर होती चहमक हुई या मुसलसल उसके कानों में पड़ रही थी। मुख्तलिफ दलाइल, मुख्तलिफ झूठ, वो सब चुपचाप सुन रही थी। उसे इंतज़ार सिर्फ फैसले का था। आखिरकार वो वक्त आ पहुंचा था। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई थी। मेरी बेटी अपने घर जाएगी। ज़नान खाने में इतला दे दो कि उसका सामान बांध दे। उसकी समातों में उसके बाप की गंभीर और रौबदार आवाज़ गूंजी थी। सारा मान, सारा गुरूर जैसे मिट्टी में मिला था। उसका सारा वजूद मानो जलती भट्टी में झोंका गया था। क्या इंसाफ था उसके बाप का। बर्दाश्त की सारी हदें आज ख़त्म हुई थी। बिजली की बर्क रफ्तारी से कुर्सी से उठी थी। वही लड़की जो बगैर सहारे के खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अपने बाप के एक गलत फैसले ने उसे ये हिम्मत दे दी थी जो सारी ज़िंदगी हर बात पर सर तस्लीम खम करती आई थी। आज बोलने का अहद कर चुकी थी। अपने सर पर दुपट्टा दुरुस्त करते उसने अपने आंसू साफ किए थे। अब वो तेज तेज कदम उठाती बाहर की जानिब बढ़ रही थी। वहाँ मौजूद सभी ख्वातीन दंग रह गई थी। एक मजहबी घराना था जहाँ की ख्वातीन सख्त पर्दा करती थी और वो पहली थी जो आज बगैर पर्दे के धड़ल्ले से मर्दान खाने की सिमत बढ़ रही थी। उसकी माँ और बहनों ने उसे रोकने की कोशिश की थी मगर आज सब्र का घड़ा टूट चुका था। उसके जाने के बाद उसकी माँ दिल के मकाम पर हाथ रखे ज़मीन पर ढह गई थी। मुझे ये फैसला मंजूर नहीं। निस्वानी आवाज़ पर सब मर्दों को कि जैसे धचका लगा था। बुजुर्ग इंसान फौरन चारपाई से उठे थे। अपनी बेटी को अपने सामने देख एक गुस्से की शदीद लहर उनके जिस्म में दौड़ गई थी। बरसों की इज्जत आज जैसे खाक में मिली थी। वहाँ मौजूद सब मर्दों के चेहरों पर नागवारी छाई थी। सब ने ही अपनी निगाहें फेर ली थी। जो चेहरा आज तक सात पर्दों में छुपा हुआ था आज हर कोई बआसानी उसका तवाफ कर सकता था। मेरे साथ ये जुल्म ना करे अब्बा। आपकी बेटी उजड़ चुकी है। मुझे तलाक हो गई है। मुझे वापस मत भेजिए। वो भागती हुई अपने बाप के पैरों में गिरी थी। अब उनके जूतों पर हाथ रखे बिलक बिलक कर रो रही थी। मुझे इसी आंगन में जिंदा दफना दें मगर मुझे वापस ना भेजे। आपकी बेटी ने हमेशा आपका हर हुक्म माना है। आज अपनी बेटी पर एतबार कर ले अब्बा। जूतों पर रखे हाथ कपकपा रहे थे। सहन की कच्ची और गीली मिट्टी ने उसके सफ़ेद सूट को गर्दालूद कर दिया था मगर असल दाग तो उसके माथे पर लग चुका था, तलाक का दाग। हमारे खानदान में तलाक़ें नहीं हुआ करती। मेरे बेटे ने भी तुम्हें तलाक नहीं दी। हाजी जी, आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ रहना ही नहीं चाहती, तभी इस किस्म का झूठ बांध रही है। समातों से अब उसके ससुर की आवाज़ टकराई थी। वो सख्ती से आंखें नीचे मजीद सर झुका गई थी। आसमान पर सुर्ख अबर की जगह अब काली घटाओं ने ले ली थी। घर के आंगन में अब बिजली गरज रही थी। क्या सबूत है तलाक का? ना कोई गवाह और ना ही कुछ और। औरत नाक़िसल अक्ल होती है। यकीनन सुनने में गलती हुई होगी। अब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म की सरगोशियाँ कर रहे थे। जिसके लिबास पर आज तक गंदगी का एक छींटा भी नहीं पड़ा था आज उसका लिबास उसकी इज्जत मानो तार तार हो रही थी। अंदर जाओ। अपने बाप की खरकज़दा आवाज़ सुनते उसने सर उठाकर उनकी जानिब देखा था। आंखों में इल्तिजा थी मगर हाजी जी के चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी। अपनी बेटी की बात सुनने के बजाय वह आज भी दूसरों की बातों को तरजीह दे रहे थे। अब्बा रहम करें, मैं आपका खून हूँ। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है मगर मैं ये हराम काम नहीं करूँगी। ये शख्स मुझे तलाक दे चुका है और मेरे सारे ससुराल वाले गवाह है। वो अभी सिसक रही थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। आप लोग बताएं ना कि कैसे इन्होंने मुझे तलाक दी है। मैं इस पर हराम हो गई हूँ। मुझे वापस नहीं जाना। वो खड़े होते अभी मुसलसल इल्तिजा कर रही थी। इर्द गिर्द मुतलाशी निगाहों से मदद के लिए देख रही थी कि शायद कोई उसके हक में गवाही दे दे। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे बेटे ने तुम्हें कोई तलाक नहीं दी है। मुझे लगता है हाजी जी आपकी बेटी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। हाजी जी, ये अब भी मेरे निकाह में है लेकिन कुछ अरसे से इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। आप बेफिक्र रहें, मैं खुद इसका इलाज करवाऊंगा। अपने साबिक़ा शौहर और ससुर की बातें सुनकर उसके सर पर मानो आसमान गिरा था। ये झूठ है, सरासर झूठ है अब्बा। ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये महज इस ज़मीन को हासिल करना चाहते हैं जो आपने मेरे नाम की थी। मेरा यकीन करें, मैंने अपने कानों से सब सुना है। वो एक बार फिर अपने बाप के कदमों में ढह गई थी। सहन के एक कोने में खड़ा आसमानी रंग के सूट में मलबूस एक शख्स निगाहें झुकाए शदीद इज़्तिराब का शिकार था। उसका वजूद पसीने से शराबोर था और लब नीम हुआ थे। वो बहुत कुछ कहना चाहता था मगर ज़बान साथ देने से इनकारी थी। बस बहुत हो गया। मेरी इज्जत का जितना जनाजा तुमने निकालना था निकाल चुकी। अब चुपचाप अपने शौहर के साथ जाओ। हाजी साहब ने मुश्तइल होते अपने कदम पीछे की जानिब उठाए थे। उस लड़की के हाथ अब कच्चे सहन की गीली मिट्टी पर पड़े थे। मिट्टी को हाथों में दबोचे अब उसने निगाह उठाकर अर्श की जानिब देखा था। या अल्लाह रहम, तेरे बंदे बहुत संग दिल है मगर तू तो रहीम है ना। मेरी सच्चाई की गवाही देने वाला यहाँ पर कोई नहीं मौजूद।
कोई मौजूद नहीं है मेरे मालिक। आसमान से कोई फरिश्ता ही भेज दे जो मेरी सच्चाई साबित कर दे, या फिर मुझे उठा ले, मुझे अपने पास बुला ले। मैं हराम रिश्ते में नहीं रहना चाहती। आसमान की जानिब देखते अब वो मुसलसल आह पुकार कर रही थी। बारिश की एक बूंद उसकी पेशानी पर गिरी थी, फिर रफ्ता रफ्ता उन बूंदों की तादाद में इजाफा होता जा रहा था। वो भीगे वजूद के साथ अब भी गिड़गिड़ा रही थी, अपनी फरियाद अल्लाह की अदालत में पेश कर रही थी। जो अदालत उसके घर में लगी थी वह बर्खास्त हो चुकी थी, फैसला हो चुका था। अब वो जितना मर्जी चीख चिल्ला ले, उसकी सुनने वाला कोई वहाँ नहीं था। हाजी जी उस पर एक हतकामेज़ निगाह डालते वहाँ से चले गए थे। उनके जाने के बाद सब अफराद भी अपने अपने घरों की जानिब रवा दवा थे। उस लड़की का शौहर और ससुर भी वहाँ से जा चुके थे। फैसला उनके हक में हुआ था। वो अच्छे से जानते थे कि कुछ ही देर में ये लड़की उनके घर में मौजूद होगी। सहन के वसत में कीचड़ से भरी वो लड़की अब भी रो रही थी। उसके आंसू बारिश के पानी में कहीं गुम हो गए थे। तमाम मर्दों के जाने के बाद वो ख्वातीन भागती हुई बाहर आई थी। उस लड़की की बहनों ने उसे सहारा देकर उठाया था। वो अब भी फरियाद कर रही थी, मगर सुनने वाला कोई मौजूद न था। उसे बहुत मुश्किल से उठाकर अंदर ले गया था। अब आंगन में बूंदाबांदी ज़ालाबारी की सूरत इख्तियार कर गई थी। ज़ालाबारी में भी एक शख्स एक खुले सहन के एक कोने में सर झुकाए खड़ा था। बारिश के पानी ने उससे सर पैर भिगो दिया था, मगर वो फिर भी बुत बने वहीं खड़ा रहा था। तकरीबन 10 मिनट के बाद उसने शिकस्त खुर्दा हालत में देवड़ी की जानिब कदम बढ़ाए थे। कीचड़ की वजह से उसका पैर फिसला था। उसने देवड़ी का सहारा लेकर बमुश्किल खुद को संभाला था। पिछले कुछ घंटों में उसके ज़मीर ने उसे लाख बार झंझोड़ा था, मगर ज़बान में सच बोलने की सकत न थी। वह हर बार ज़मीर से उठती आवाज़ को ये कहकर सुला देता था कि उसकी यहाँ सुनेगा कौन। मगर एहसास निदामत उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था। ज़मीन के जाबिर हुक्मरान जीत चुके थे। वो मासूम और लाचार लड़की हार गई थी। आज सुबह ही उसके शौहर ने उसे तलाक दी थी और रात में वो उसी के कमरे में उसी के बिस्तर पर मौजूद थी। ये इंसाफ था इस शख्स का जो बदकिस्मती से उसका बाप था। वो शख्स जिसे 4 बार हज की सादत हासिल हुई थी। वो शख्स जो 5 वक्त का नमाजी होने के साथ तहज्जुद गुजार भी था। वो शख्स जिसके माथे पर महराब सजी थी। वो शख्स जिसकी सारा मोहल्ला ही ताज़ीम करता था। कहा था ना कि इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है। दरवाज़ा बंद करते उसका शौहर उसके पास आकर खड़ा हुआ था। चादर को अंदर छुपे चाकू पर उस लड़की की गिरफ्त मज़ीद मजबूत हुई थी। हाथ लरज़ रहे थे, मगर उसके पास अब दूसरा कोई रास्ता ना बचा था। अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, लौट कर तुम्हें मेरे पास ही आना है। बिस्तर पर अपना कोट उछालते वो ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ा था। जाओ जाकर चाय बनाकर लाओ। घड़ी उतारते उसने हुक्म सादिर किया था। उस लड़की की आंखों में अब खून उतर आया था। तैश की वजह से वो अब गहरी गहरी सांसें ले रही थी। आपने मुझे तलाक दे दी है, मैं अब हराम हूँ आप पर। कुछ तामिल के बाद उसके लब हौले से हिले थे। हाँ दी है मैंने तलाक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई सबूत है तुम्हारे पास? उसकी जानिब पलटते तमस्खराना अंदाज में गोया हुआ था। आंखों में शैतानियत थी। उस लाचार की बेबसी उसे सुकून दे रही थी। आप मान रहे हैं कि आपने मुझे तलाक दी है? वो सिर्फ आंखों के साथ बिस्तर से उठी थी। हाँ मान रहा हूँ। अभी तो तुम मेरे लिए चाय बना कर लेकर आओ। उसके बाद वो कदम कदम चलता उसके करीब गया था। वो सहम कर पीछे हटी थी। उसके बाद मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। तुम्हारी वजह से मेरी जो बेइज्जती हुई है इसका हिसाब तो तुम दोगी। चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं तुम्हारी। उसे बाजू से दबोचे उस सद लहजे में मुतकल्लम हुआ था। मैं इसकी नौबत नहीं आने दूंगी। उसके बाजू में चाकू पेवस्त करते हुए नंगे पैर अंधाधुन वहाँ से भागी थी। पागल औरत। गज़ब से शोरीदा होते वो भी उसके पीछे भागा था। मुझे चाकू मारेगी। राहदारी में ही वो उसे पकड़ चुका था। ठहर, मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। चटाक। एक जोरदार तमाचा गाल पर रसीद होने की वजह से वो औंधे मुँह ज़मीन पर गिरी थी। रात की स्याही धुलकर अब सुबह की रोशनी में तब्दील हो चुकी थी। मीर हाउस पर अब खावर पूरी आबोताब से अपनी किरणें बिखेर रहा था। बाहर लॉन के सब्ज़ार पर धूप चमकने लगी थी। अपने कमरे में वो बहुत इन्हमाक से किसी किताब में सर दिए बैठी थी जब फ़ोन की घंटी ने उसकी एक सोई में खलल डाला था। हाँ बोलो शांजा। क्या? वो एकदम ही उछली थी। आंखें पूरी की पूरी खुल गई थी। तुम पागल हो गई हो? तुम्हें ज़रूरत क्या थी वहाँ जाने की? अनादिल वो शख्स मुझे मुसलसल ब्लैकमेल कर रहा है। मैं बस जाकर उसका दिमाग ठिकाने लगाना चाहती हूँ। तुम्हें कॉल इसलिए की है ताकि तुम मरियम को समझाओ। मुझे पागल कर देगी। वो झिंझिलाती हुई एक हाथ से ड्राइव कर रही थी। चेहरे पर गुस्सा साफ आया था। शानजाद तुम कहीं नहीं जाओगी। वो शख्स मुझे ठीक नहीं लगता। तुम मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो।
وہ تو मैं सेंड कर देती हूँ, मगर तुम मेरी फ़िक्र मत करो, मैं आज उसका दिमाग ठिकाने लगा कर ही रहूँगी। शाहज़ा तुम समझ नहीं रही, इस तरह अकेले जाना ठीक नहीं है। मज़ीद कुछ कहने से पहले ही कॉल ड्रॉप हो चुकी थी, शायद सिग्नल्स का मसला था। मज़ीद एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर अनादिल ने फ़ौरन भागते हुए अपना अबाया उठाया था। वो शाहज़ा को किसी खपती शख्स के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मीटिंग से फ़ारिग होने के बाद शाया ने अनादिल को फ़ोन किया था। इरादा आज बाहर लंच करने का था। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अनादिल के साथ गुजारना चाहता था। दूसरी बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई थी। कैसी हो जाने जहाँ? शाया ने लब दबाए शरारत से पूछा था। उसे यकीन था कि आगे से उसे सलवाते ही सुनने को मिलेगी, मगर उसे अब आदत हो चुकी थी। शायन अभी मैं मसरूफ़ हूँ, बाद में बात करते हैं। परेशानी के आलम में रश ड्राइव कर रही थी। तुम कहाँ हो अनादिल? गाड़ी और हॉर्न की आवाज़ की वजह से उसके माथे पर शिकने उभरी थी। वो आखिर कहाँ जा सकती थी, वो भी बगैर बताए? मैं शांजा के पीछे जा रही हूँ। बेवकूफ़ अपने साबिका शौहर से मिलने फार्म हाउस जा रही है। तुम फिक्र मत करो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। वो खतरे में है शायान, वो शख्स मुझे ठीक नहीं लगता। अपनी कहे अनादिल ने कॉल काट दी थी, जबकि शायान कई सानिये बिल्कुल शल खड़ा रहा था। तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग ख़राब है? मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो। अनादिल तुम वहाँ नहीं जाओगी। अनादिल तुम सुन रही हो ना? होश आने पर उसने एक ही सांस में कई जुमले अदा किए थे, मगर वो तो कब की कॉल काट चुकी थी। बेवकूफ़, वो भागता हुआ ऑफिस के कमरे से बाहर गया था। अगर शांजा के लिए वो शख्स खतरा था तो अनादिल के लिए भी था, मगर उसे बात समझ ही कहाँ आती थी। फार्म हाउस के बाहर गाड़ी रोकते शांजा गुस्से से अंदर दाखिल हुई थी। अब वो मुसलसल उसे आवाज़ें लगा रही थी, मगर वो कहीं नहीं था। तमाम कमरे लॉक थे सिवाय एक के। शांजा लाल भभू का चेहरा लिए अंदर दाखिल हुई थी। वो सोफे पर टांग जमाए उसी का मुंतजिर था। मेरा रिश्ता कहीं और हो चुका है, मॉम डैड भी राजी है, तुम्हें आखिर मसला क्या है? वो फनकारती हुई उसके सर पर आ खड़ी हुई थी। उसने गहरी नज़रों से उसके हसीन सरापे पर नज़र डाली थी। वो तस्वीरों से कई ज़्यादा खूबसूरत दिखती थी। गोल्डन बाल, मेकअप से लदा वो हसीन चेहरा, और सबसे अहम उसका फिगर, जिसे वो हमेशा मेंटेन रखती थी। वो हिजाब ज़रूर करती थी, मगर उसका इन्हिसार उसके मूड पर था। जब उसका मूड नहीं होता था तो वो उसे उतार भी देती थी। सिर्फ रिश्ता हुआ है, निकाह तो मुझसे हुआ था ना। इसके फिगर पर निगाहें जमाए वो उठ खड़ा हुआ था। लम्हे भर को उसे शिद्दत से अफसोस हुआ था। आखिर क्यों उसने इतनी हसीन लड़की हाथ से जाने दी? खैर, देर तो अभी भी नहीं हुई थी, वो उसे वापस हासिल कर सकता था। हमारा निकाह ख़त्म हो चुका है, तुमने खुद मुझे तलाक दी थी, और अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। बेहतर यही है कि अब मुझे परेशान करना बंद कर दो। शांजा ने उंगली उठाया उसे वार्निंग दी थी, जिस पर वो अजीब तर्ज से हंसा था। तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि मैंने क्या खोया है। तुम जिससे मर्जी रिश्ता जोड़ो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बात सिर्फ इतनी सी है कि पहले तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा था, तो तुम्हें हासिल करने का हक भी तो पहले तो मेरा होना चाहिए ना। खबीस मुस्कुराहट होठों पर सजाए वो शांजा के मज़ीद करीब हुआ था। अब उसने उसकी कमर को छुआ था, जिस पर शांजा ने एक ज़बरदस्त चाटा उसके गाल पर रसीद किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? वो आपस से बाहर हुई थी, जबकि उस शख्स की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। उसकी आंखों में शोले हिलकोरे लेने लगे थे। अब तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उसने सख्ती से शांजे को शानों से थामे झंझोड़ा था। मजीद किसी भी जसारत से पहले उसे किसी ने पीछे से बहुत ज़ोर से धक्का दिया था। वो अनादिल थी। उस शख्स ने मुड़कर गजबनाक निगाहों से सामने खड़ी लड़की को घूरा था। अनादिल। शांजा भागती हुई उस तक आई थी। ओह, तो तुमने अपनी दोस्त को भी बुला लिया? शांजा को एक झटके से अपने करीब करते उसने अनादिल को धक्का दिया था। वो फर्श पर जा गिरी थी। इस तरह गिरने की वजह से उसका नकाब खुल चुका था। उसकी नज़रें अनादिल के चेहरे का तवाफ कर रही थी। उसके लबों पर मानी खैज मुस्कुराहट बिखरी थी। इस तरह गिरने की वजह से उसे बहुत बुरी तरह चोट लगी थी। नमकीन पानी को हलक से उतारते उसने रुख फेरा था। चोट से ज़्यादा तकलीफ वो किसी नामहरम की निगाहें थी। अब वो कपकपाते हाथों से अपना नकाब दुरुस्त कर रही थी। एक से बढ़कर एक। शांजा को बिस्तर पर धक्का दिए वो मुस्कुराता हुआ अनादिल की जानिब बढ़ रहा था। उसके पैर में इस कदर शदीद चोट आई थी कि वो उठ नहीं पा रही थी। छूना मत मुझे। लरजते वजूद के साथ वो पीछे दीवार से जा लगी थी। अपनी बेवकूफ़ी का उसे अब शिद्दत से एहसास हो रहा था। अपनी इन ही बेवकूफ़ियों की वजह से उसे संगीन नतायज का सामना करना पड़ता था। हुलिया को बालों से हलीमा को बालों से दबोचे वो अब पे पे उसे थप्पड़ मार रहा था। उसके सास ससुर भी वहां पहुंच गए थे। उन्होंने जाहिद को रोकना चाहा था, मगर वो अपने हवास खो बैठा था। मुझ पर हमला करेगी, उसे अपने मुकाबिल खड़ा करते जाहिद ने एक ज़ोरदार ज़रब उसकी गाल पर लगाई थी। वो एक बार फिर फर्श पर गिरी थी। उसकी सख्त अब ख़त्म हो चुकी थी। उसकी टांगें कपकपाने लगी थी, ऐसे जैसे ये जानकी का वक्त हो।
तुझे तो मैं। जाहिद ने एक बार फिर हाथ उठाया था, मगर इस बार उसका हाथ हवा में ही मौलिक रह गया था। किसी ने बहुत जोर से उसकी कलाई दबोची थी। हलीमा की नज़रें सामने खड़े शख्स के जूतों पर पड़ी थी। सिंधी तर्ज के वो नायाब जूते, उसे सर उठाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ी थी। वो जानती थी कि ये किसके जूते हैं। जूतों पर हाथ रखे अब वो हिचकियों समेत रो रही थी। अपने सामने अपनी बेटी की ये हालत देख गुफरान बलोच गुस्से से पागल हो गए थे। उन्होंने हलीमा को शानों से थामते खड़ा किया था। वो जिससे लगा था कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। अपने बाप के सहारे पर उसे जैसे नई जिंदगी मिल गई थी। गुफरान बलोच की यहाँ आमद गैर मुतवक्का थी। सबके ही चेहरों के रंग बिल्कुल फक पड़े थे। अगर कोई मुतमईन थी तो सिर्फ हलीमा थी। गुफरान बलोच जैसा शख्स अपनी बेटी के ससुराल कदम रखना भी गुनाह समझता था। वो आज वो यहाँ मौजूद था, वो भी बगैर इत्तला के। मेरी बेटी पर हाथ कैसे उठाया तुमने? उन्होंने खींचकर एक तमाचा जाहिद के मुंह पर मारा था। वहाँ मौजूद सभी लोगों को जैसे सांप सूंघ गया था। कैसे हाथ लगाया मेरी बेटी को? उनकी गरजदार आवाज़ पर एक सुकूत सा तारी हुआ था। जाहिद और उसके वालिदैन के तो मानो रंग ही उड़ गए थे। दोनों हाथ मुंह पर रखे वो अब दबी दबी से सिसक रही थी। आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे, मगर ये गम के आंसू नहीं थे। गुफरान बलोच ने ज़िंदगी में शायद पहली बार उसे मेरी बेटी कहा था। ये गुफरान बलोच का एहसान नहीं था, ये एहसान किसी और का था, उस रहबर का जिसने उससे सब ठीक करने का वादा किया था। वो तो हराम मौत मरने जा रही थी। कोई था जिसने उसे न सिर्फ बचाया था बल्कि उसके बाप की आंखों से पर्दा भी हटा दिया था। हाजी जी, ये पागल हो गई है, ये देखिए इसने मुझ पर हमला भी किया है। मैं तो बस अपना बचाव, मेरी बेटी को मार मार कर अधमरा कर दिया है और कह रहे हो कि बचाव कर रहे थे। शर्म से डूब मरना चाहिए तुम लोगों को। तलाक के बाद भी मेरी बेटी को अपने पास रखने जैसा बड़ा गुनाह किया तुमने। खैर, मैं हलीमा को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। हलीमा का सारा सामान और तमाम तर प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे घर पहुँच जाने चाहिए। कहरज़दा निगाहों से उन्हें धमकी देते वो हलीमा को लिए अपने साथ आगे बढ़ रहे थे। पंचायत एक बार फिर बैठेगी और पंचायत का सरदार फैसला करेगा कि जिना की नीयत से औरत को ज़बरदस्ती अपने पास रखने की क्या सज़ा होती है। जाते जाते वो एक बार फिर सबकी सांसें रोक गए थे। वो भीगी आंखों के साथ अपने बाप की गाड़ी में बैठी थी। गुफरान बलोच ने खामोशी से ड्राइविंग सीट संभाली थी। आंखें मूंदे हलीमा ने पुरसुकून अंदाज में सीट की पुश्त से टेक लगाई थी। वह सरता पैर सरशार हुई थी। पंचायत के फैसले के बाद हलीमा काफ़ी देर अपने कमरे में बंद रही थी। फिर बिला आखिर हिम्मत जमा करते वो उठकर किचन की जानिब गई थी। कपकपाते हाथों से उसने चूहे मार दवा उठाई थी। हराम जिंदगी पर उसने हराम मौत को तरजीह दी थी। रोज़ रोज़ अजियत से गुजरने के बजाय उसने एक ही बार में खुद को ख़त्म करने का फैसला कर लिया था। इससे पहले कि वह हराम मौत मरती, उसकी छोटी बहन ने उसे आवाज़ लगाई थी, आप ही वो हारिस भाई आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हलीमा ने फ़ौरन दवाई अपने पीछे छुपाई थी। मुझसे? उसकी हैरानगी बिल्कुल जायज़ थी। उनके घराने में ऐसे कज़िन से मिलने का रिवाज नहीं था और हारिस भी इस बात को बखूबी जानता था। जी आपी, वो कह रहे हैं कि मिलना बहुत ज़रूरी है। वो जाहिद भाई के हवाले से आपको कुछ बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो आपकी मदद करेंगे। वो जो इनकार करने ही वाली थी, इस बात पर अपना फ़ैसला बदलने पर मजबूर हो गई थी। वो इस वक्त समंदर के बीच खड़ी थी और इस वक्त एक तिनके का सहारा भी बहुत था। ठीक है, सर पर दुपट्टे को अच्छे से जमाए वो राबिया के पीछे चलती थी। हारिस और हलीमा की मुलाकात दीवार के आर पार हुई थी। दीवार में खड़ी थी जिसके आगे पर्दा गिरा हुआ था। वो वैसे भी पर्दा करती थी और अब तो वो इद्दत में थी। मैं जानता हूँ कि आपको तलाक हो गई है। जब जाहिद भाई आपको तलाक दे रहे थे तो मैं वहीं मौजूद था। हलीमा के जिस्म खून एक नई सरायत से बहने लगा था। उसकी आंखें एकदम ही रोशन हुई थी। मुझे माफ़ कर दे हलीमा बहन, मैं सबके सामने आपके लिए आवाज़ नहीं उठा सका। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। एहसास नदामत से उसका सर झुक गया था। वो रास्ते से गुजर रहा था जब एक दुकानदार ने उसे कुछ सामान जाहिद के घर पहुँचाने का कहा था, लेकिन वहाँ पहुँचते ही जो मंजर उसने देखा था वो बेहद भयानक था। जाहिद ने अपने घर वालों की मौजूदगी में हलीमा को तलाक दे दी थी। वो उल्टे कदम वापस लौट आया था। ये बुज़दिली थी या फिर कुछ और, मगर वो वहाँ नहीं रुका था। भाई आप अब्बा को बताएं ना कि खुशी के मारे इससे बोला तक नहीं जा रहा था। मैंने खामोश रहकर बहुत बड़ा गुनाह किया, मुझे माफ़ कर दे बहन। वो वाकई शर्मिंदा था। जो होना था वो हो चुका। आप अब प्लीज़ अब्बा को बता दे। वो गिड़गिड़ा रही थी, इल्तिजा कर रही थी। इसका फ़ायदा नहीं है। मेरी गवाही की कोई अहमियत नहीं होगी। वो लोग मुझे झूठा साबित कर देंगे। हलीमा की रोशन आंखें पल में बुझ गई थी। आप एक काम करें, आप वापस चली जाए। जो फैसला पंचायत ने लिया है आप उस पर अमल करें। हलीमा के अंदर बहुत कुछ टूटा था। उसे उम्मीद दिलाकर तोड़ दी गई थी। आप
होश में तो है? आवाज़ इस बार कदरे बुलंद थी, होठ मुसलसल लरज़ रहे थे, आंखों में मिर्चें चुभने लगी थी। मेरी बात समझने की कोशिश करें। मुझे अभी मेरे एक दोस्त ने बताया है कि असगर साहब और जाहिद भाई दोनों 4 गलियां छोड़कर जो मस्जिद है वहाँ गए थे। वो लोग तलाक के बारे में कोई मसला दरियाफ्त करने गए थे। मेरा दोस्त इस वक्त वहाँ मौजूद था। हलीमा जी, मैं जाकर मौलवी साहब से बात करता हूँ, फिर उन्हें हाजी जी के पास लेकर आऊँगा। मेरे दोस्त की और मौलवी साहब की गवाही को हाजी जी रद्द नहीं कर सकेंगे। आपको बस हिम्मत करनी होगी बहन, आप बराह मेहरबानी वापस चली जाए। मैं वादा करता हूँ आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। अगर आप मौलवी साहब को लेकर ही आएंगे तो मेरा वहाँ जाने का क्या मकसद? वो किसी सूरत इस जहन्नम में वापस नहीं जाना चाहती थी। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, माज़रत के साथ, मगर आपके ससुराल वाले बहुत चालाक लोग हैं। तीनों गवाहियों को रद्द करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमें चौथी गवाही की ज़रूरत होगी। चौथा गवाह कौन है? हलीमा ने उलझ कर पूछा था। उसे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि ये सारी प्लानिंग हारिस की है। वो तो उनके ख़ानदान का सबसे बुज़दिल और कुंद ज़हन शख्स था, तो फिर ये सब? शायद उसकी काबिलियत को कोई समझ ही नहीं सका था। जाहिद चौथा गवाह जाहिद होगा। हलीमा की सांस वहीं रुक गई थी। आखिर जाहिद क्यों गवाही देगा? वो तो खुद मुकर गया था। तो फिर मैं थोड़ी देर में मौलवी साहब को लेकर हाजी जी के पास आऊँगा और फिर हाजी जी यकीनन तैश के आलम में आपकी तरफ आएंगे और पंचायत दोबारा बिठाने का कहेंगे। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वहाँ तक असगर साहब पंचायत का सरदार किसी और को मुंतखब करने का कहेंगे। वो तमाम लोगों के सामने ये कहेंगे कि हाजी जी इंसाफ को छोड़कर अपनी बेटी का साथ दे रहे हैं। ऐसे हालात में हमारे पास ठोस सबूत होना चाहिए, ऐसा सबूत जिससे फैसला आपके हक में हो। हारिस ने पर्दा थोड़ा सा खसकाकर मोबाइल फ़ोन अंदर रखा था। आपको ऐसे हालात पैदा करने होंगे कि जाहिद अपनी ज़बान से सब कबूल कर ले। आपको उसकी आवाज़ रिकॉर्ड करनी होगी। हलीमा की आंखें एहसास से तशक्कुर से भीग गई थी। वो खामोशी से आंसू बहा रही थी। उसने अल्लाह ताला से फरिश्ते की फरियाद की थी और उसके लिए फरिश्ता भेज दिया गया था। आप ये सब कैसे? आपके दिमाग ने ये सब कैसे? वो जुमला मुकम्मल नहीं कर पा रही थी। खुशी की वजह से उससे जुमला मुकम्मल नहीं हो पा रहा था। पढ़ा लिखा नहीं होना, अगर पढ़ा लिखा होता तो इतना एतमाद तो ज़रूर आता कि सबके सामने हक और सच के लिए आवाज़ उठा सकूं। वो हल्का सा मुस्कुराया था। आप 1000 पढ़े लिखे लोगों से कई गुना बेहतर है। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मोबाइल हाथ में पकड़े हुए भागती वहाँ से गई थी। उसे एक नई ज़िंदगी बख्श दी गई थी। वो आज बेहद खुश थी। अल्लाह ताला ने उसे हराम ज़िंदगी और हराम मौत दोनों से बचा लिया था। इससे पहले कि वो शख्स उसे छूता, किसी ने उसका हाथ वहीं रोका था। उसे परे ढकेले अब शायान उस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। वो दीवार के साथ सहमी बैठी थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। शांजा भागती हुई उसकी तरफ आई थी। वो उससे कुछ कह रही थी। शायान बहुत बुरी तरह से उस शख्स को मार रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मदन धुलाने लगा था। आवाज़ें मध्यम पड़ने लगी थी। वो होश हवास से बेगाना हो चुकी थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाऊंगी कि आगे क्या हुआ है। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।